स्कोप ऑफ बायोज्योग्राफी भाग 2। स्कोप ऑफ बायोज्योग्राफी जैव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में हमने पिछले लेक्चर में जो है 2-3 जो है पॉइंट बताए थे कि जैव भूगोल जो है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो हमने पहला बताया था जैव भूगोल जैविक तत्वों का अध्ययन करता है। जैव भूगोल जो है जैविक तत्वों के क्षेत्रीय प्रारूपों का अध्ययन करता है और जैव भूगोल जो है क्षेत्रीय वितरण प्रारूप में परिवर्तन का अध्ययन करता है। अब हम आते हैं अगले कि जैव भूगोल जो है समय के अनुसार विकसित वितरण प्रारूप का अध्ययन करता है। हम अगर पृथ्वी के इतिहास में झांककर देखें तो समय समय पर जो है जैविक वितरण प्रारूप में यानी कि जीव जंतुओं में और वनस्पतियों में बहुत सारे जो है परिवर्तन आए। कई जातियां जो है विलुप्त हो गई, जैसे डायनासोर का हम देखते हैं जो है विलुप्त हो गई। इसी तरह से वनस्पति की भी जो है कई जातियां जो है विलुप्त हो गई। तो समय समय पर जो है काफ़ी अलग अलग काल में अलग अलग जो है हमको देखने को मिलता है कि कई तरह की वनस्पतियां विकसित भी हुई हैं, तो कई प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु विलुप्त भी हुए हैं। इस जैविक वितरण प्रारूप में परिवर्तन के 3 कारण जो है वो हो सकते हैं। जैसे विकास का क्रम रहा, वितरण प्रारूप में जो अंतर आया उसमें कारण क्या है। एक तो कि विकास का क्रम रहा, विकास होता रहा और विकास के कारण ही जो है विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों में परिवर्तन आए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत रहा। इसमें केवल सक्षम जीवित रहकर अपनी जाति का विकास करते रहे और कमजोर जीव जो है वो समाप्त हो गए। तीसरा कारण जो है वो ये रह सकता है कि परिवर्तनशील भौतिक और प्राकृतिक परिस्थितियां रही। परिवर्तित परिस्थितियों में जो है कई जीव जो है समायोजन कर गए और कई जीव जो है असक्षम रहे। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट बायोज्योग्राफी में है कि जैव भूगोल में समय के अनुसार विकसित वितरण प्रारूपों का अध्ययन करना। इसके नेक्स्ट है कि जैव भूगोल वितरण प्रारूप और उनमें परिवर्तन के कारण प्रभाव का अध्ययन करता है। क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययनों में हम देखते हैं कि विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब जब विश्लेषण करेंगे तो उसमें कारण प्रभाव और संबंधों का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहता है, जिसके कारण कि हम उसको कारणों को जानेंगे तो जो है उसको एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि जो जैव भूगोल है ये भूगोल से और जो है बायोलॉजी दोनों को मिलाने से बना है, तो दोनों के मिलने से बनी। तो इसमें वैज्ञानिक रूप को बनाए रखने के लिए इसमें कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि वैसे भी जो जीव मंडल बायोस्फीयर के जितने भी फैक्टर्स हैं वो अपने पर्यावरण के अनुरूप ही क्रियाएं करते हैं। उनके रंग रूप सभी गतिविधियों में पर्यावरणीय परिस्थिति का कारण जो है हमको देखने को मिलता है। कारण प्रभाव का संबंध सीधा हम अगर वनस्पति में देखें तो वनस्पति के परिवर्तित वार्षिक ऋतु चक्र के साथ साथ परिवर्तन में बिल्कुल परिवर्तन जो है स्पष्ट रूप से झलकता है। तो इसीलिए जो है कारण प्रभाव के अध्ययन को इसमें जो है सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट जो आता है स्कोप वो है जैव भूगोल जैविक तथा पर्यावरणीय तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो हम जैव भूगोल को मूर्त रूप में ही उसका जो जैसी है वैसे स्टडी करें नहीं, ये एक जो है डायनेमिक ज्योग्राफी बायोज्योग्राफी एक डायनेमिक ज्योग्राफी है, गतिशील विज्ञान है। क्योंकि हमने देखा कि जैविक तत्वों के वितरण प्रारूप को उनकी पर्यावरण परिस्थितियों के संदर्भ में विश्लेषण और वर्णन किया जाता है। जैसे जैसे पर्यावरण परिस्थितियां जो है परिवर्तित होंगी तो किस कारण से हुई, इस तरह से उनका जो है
परिवर्तित परिस्थितियों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो ये कोई स्टैटिक नहीं हो गया, ये एक डायनेमिक जो है स्टडी है। क्योंकि एंडरसन की जो है डेफिनेशन दे तो देखा हमने कि उन्होंने भी माना कि जैविक व अजैविक पर्यावरणीय तत्वों के अंतर संबंधों पर उन्होंने विशेष बल दिया और सेंटर में उन्होंने मनुष्य को रखा। मनुष्य जो कि बहुत सारे परिवर्तन का कारण भी है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैव भूगोल जो है पर्यावरणीय तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन है। डेविड वाटसन ने भी जो है उन्होंने भी जो है अपने पर्यावरण में वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल तीनों को सम्मिलित किया और जो है उन्होंने माना कि सोलर एनर्जी जो है वो असमान वितरण को विशेष रूप से प्रभावित करती है। और उन्होंने वनस्पति, पशु, मानव, सूक्ष्म जीवाणु सहित जितने भी जीव हैं उनको इस विश्व में केंद्र स्थान पर स्थापित किया। तो डेविड वाटसन ने माना कि जो समय का घटक है वो जैव भूगोल के अध्ययन में एक नए पहलू के रूप में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि समय के अनुसार जो है जैविक तत्वों के वितरण प्रारूप में अध्ययन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है जैव भूगोल जैविक तत्वों के पर्यावरण के साथ अनुकूलन का अध्ययन करता है। सभी जितने भी जो है जीव विज्ञान है उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व है कि जैविक तत्व या तो पर्यावरण के साथ अनुकूलन करते हैं या वो समाप्त हो जाते हैं। अब अनुकूलन जो है कई प्रकार से होते हैं। कोई अपनी आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर लेता है, कोई रूप रंग में बाहरी संरचना में जो है परिवर्तन कर लेता है। और ऐसे एग्जाम्पल्स जो है हमको वेजिटेशन में बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। तो जैविक तत्व जो है पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करते हुए और उनको सहन करते हुए इस तरह की संरचनाएं विकसित कर लेते हैं कि वो पर्यावरण के साथ अपना अनुकूलन स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि हम ज़ीरोफाइट्स मरुद्भिद पादप हैं, वो जो उनमें पत्तियां नहीं होती है, स्टेम मोटी होती है, उनमें कांटे होते हैं। तो ये एक अनुकूलन का एक बहुत अच्छा जो है उदाहरण है। कई प्रकार के हम फूलों में देखें तो उसमें जो रजकण होते हैं स्थानांतरित करने का कार्य कीड़े मकोड़े उड़ने वाले जीव जंतु करते हैं उनमें, जिससे कि उनमें पराग प्रकीर्णन क्रिया होती है। अतः जिन क्षेत्रों में कीड़े मकोड़ों के मुख लंबे होंगे, पक्षियों की चोंच लंबी होगी, उनके वहाँ पर या उन क्षेत्रों में जो फूलों के रजकण धारक कोश हैं वो गहराई में रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो शत्रु कीट है यानी कि जिनकी चोंच छोटी होगी वो उन रजकणों को नहीं जो है तक नहीं पहुंच पाएंगे, सिर्फ मित्र कीट ही पहुंच पाएंगे। इसी तरह से तो इस तरह से जो है जीवों के द्वारा अपने पर्यावरण में स्थापित अनुकूलन के कई रूप जो है देखने को मिलते हैं। अब आता है जैव भूगोल जैविक तत्वों के वर्गीकरण का अध्ययन है। यानी कि जितने भी जैविक तत्व हैं उनके वितरण प्रारूप का अध्ययन करें, उनका अध्ययन करें, तो हम उनको इकट्ठा एक साथ करके उनका अध्ययन नहीं कर सकते। उनको कैटेगराइज करते हैं। एक समूह में इकट्ठा होने के बाद समानता, जीवों की समानता और असमानता के आधार पर जो है उनको वर्गीकृत करते हैं। विभिन्न प्रदेशों का जो है सीमांकन किया जाता है। प्रादेशिक विचारधारा इसी पर है कि उनको समानता असमानता के आधार पर जो है उनको जो है कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि न्यूबिगन की भी इसी विचारधारा के प्रथम प्रतिपादक थे। उन्होंने समस्त जीवों विशेषकर वनस्पति को उनकी आकृति व संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया और विभिन्न वर्गों का उनके पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया। क्योंकि प्रादेशिक विचारधारा के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्षेत्रीय समानताओं व असमानताओं दोनों का ही अध्ययन सम्मिलित किया जाता है।
क्योंकि एक प्रदेश जो है अपनी सीमा में संगठन की दृष्टि से समान और दूसरे प्रदेशों से भिन्न अथवा असमान होता है। इस विचारधारा को अपनाने का बहुत बड़ा लाभ यह है कि इसके कारण जीवमंडल की विशाल व्यापकता को संकुचित करके कुछ भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। इस तरह से धरातल को कुछ विशिष्ट प्रदेशों में विकसित करके आसानी से समझा जा सकता है। अब आखिरी और अंतिम जो है विषय क्षेत्र का पॉइंट जो है वो ये है कि जैव भूगोल जैविक और पर्यावरण के तत्वों के क्रमबद्ध संबंधों का अध्ययन है। तो सभी जितने भी जैव भूगोलविदता है वो क्रमबद्ध अध्ययन विचारधारा को अपनाने पर बल देते हैं। जितने भी बायोज्योग्राफी के पॉइंट्स हैं उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाए। इसके जो प्रतिपादक थे डेविड वाट्स, बैरी कॉक्स, सिडॉन आदि जो है इन्होंने इस पर जोर दिया। थैंक यू।